बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर पाकलेन केसेस के हवाले से फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। जरदारी साहब से मुख्तलिफ सवालात भी पूछे जिसमें उन्होंने ये जवाब दिया कि उनके खिलाफ पुराने मुकदमात, क्योंकि ये बहुत पुराने मुकदमात हैं जो कि अब तक चल रहे हैं नैब के हवाले से, ये मुकदमात उनके ऊपर 18वीं तरमीम के हवाले से बार बार जो है वो सामने आ रहे हैं और उसकी सज़ा उनको दी जा रही है। बहरहाल अब जाहिर है कि जरदारी साहब पे या पीपल्स पार्टी पे जो भी प्रेशर्स हैं वो तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको याद होगा कि जस्टिस खोसा साहब ने और उसके साथ साथ जस्टिस मकबूल बाक़िर ने हाल ही में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का जो रेफरेंस था, जो केस था, उसके अंदर ये लिखा था कि नैब के जो केसेस हैं वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कल मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को भी तलब कर लिया गया और इसमें जो अहम बात है कि 200 कनाल अराजी के मुकदमे में उनको बुलाया गया है। अहम बात यह है कि वो इस मौके पर एक काफिले की सूरत में जो है वो नैब की अदालत में जाएंगी, जो कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से बाकायदा एक कैंपेन जो है वो भी हमने देखी है सोशल मीडिया के ऊपर भी और वैसे भी। तो क्या मरियम नवाज इस मौके को इस्तेमाल कर सकती हैं अपनी सियासी तहरीक के लिए, या अपनी सियासी जो खामोशी उन्होंने इख्तियार की हुई है उसको तोड़ने के लिए? ये एक अहम सवाल होगा और ये भी देखना होगा कि कल मरियम नवाज जो हैं वो कितनी स्ट्रेंथ और कितनी ताकत का मुजाहरा कर सकती हैं पॉलिटिकली। इस मामले के ऊपर भी आज हम बात करेंगे। तीसरी तरफ जो अहम नुक्ता है वो ये है कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत सख्त नाराज़ हैं अपोजिशन के साथ और अपोजिशन पार्टियों के साथ अभी तक वो नॉर्मल नहीं हो सके हैं। एपीसी और रहबर कमेटी जो उससे पहले होनी है उसका इजलास भी मखदूश है। इस वक्त अपोजिशन जमातें तकसीम हैं और आपने कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट देखा होगा जो कि बिलावल भुट्टो साहब जब मिलने के लिए गए शहबाज शरीफ साहब को, तो उन्होंने कहा पहले आप, यानी तहरीक की जो क़यादत है वो कौन करेगा? तो क्या एक कॉम्प्रोमाइज्ड अपोजिशन जिनके ऊपर मुकदमात भी हैं वो तहरीक, मज़ाहमती तहरीक जो है वो चला सकती है कि नहीं? इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जनाब मौला बख्श चांडियो साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब मलिक अहमद खान साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकने सूबाई असम्बली हैं और शहबाज शरीफ साहब के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। और हमें थोड़ी देर में जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब जो कि MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी ज्वाइन करेंगे। चांडियो साहब, आपसे गुफ्तगू के आगाज से पहले 1 मिनट, आज अख्तर मेंगल साहब ने एक तकरीर की है और काफ़ी उन्होंने शिकवे भी किए हैं, क्योंकि मौलाना के जो साहबजादे हैं असद रहमान साहब, उन्होंने भी शिकवे किए, लेकिन मेंगल साहब ने क्या कहा है वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, जरा सुनिएगा। इख्तिलाफ राय रखने के लिए हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, ये हमारा हक बनता है। ऐवान में हमें बात करने की इजाजत भी ना हो, ना हम तरक्याती काम कर सके, ना हम यहाँ पर तकारीर कर सके, तो बेहतर वो होगा कि हमारे डमीज स्टैचूज बनाकर इन कुर्सियों पर बिठा दिए जाएं और उनमें एक दागे बांध दिया जाए जो कठपुतलियां होती हैं, क्योंकि ये मुल्क हमेशा कठपुतलियों के से चलाया गया ना। डोर जिनके हाथ में है, हम कभी भी उनकी तरफ इशारा नहीं करते। जो हमें नचाते हैं, जिनकी डुगडुगियों पर हम नाचते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को बुरा बुला कहते हैं। काफ़ी सख्त बातें चांडियो साहब की हैं जनाब मेंगल साहब ने, और वो कह रहे हैं कि ये कठपुतली है। यहाँ पे ये बात हो रही है असद रहमान साहब को नहीं बोलने दिया गया उसके ऊपर, और ये जो बिल के हवाले से फैटफ के ऊपर भी वो बात करना चाह रहे थे, उस पर भी नहीं बात करने दिया गया। क्या वाकई पार्लियामेंट जो इस वक्त सिर्फ एक कठपुतली की हैसियत इख्तियार कर गई? मैं अभी ऐसी बात तो नहीं कहता, लेकिन उसको काम भी तो करने नहीं दिया जा रहा। पार्लियामेंट को जिस अंदाज से किरदार अदा करना चाहिए वो भी तो अदा नहीं कर रहे हैं। जिस पार्लियामेंट को खुद वजीर पार्लियामेंट को हुक्मरान पार्टी अहमियत ना दे, जो भी अहम बिल आया है, जब भी वजीर साहब गैर हाजिर रहे हैं। अभी ये जो मेंगल साहब जो कह रहे हैं उसके पीछे एक तवील तारीख है, लेकिन उन्हें सारी चीजों को छोड़कर मेंगल साहब ने नवाज शरीफ के साथ किया था। अच्छा, इस हुकूमत के साथ चांडियो साहब, अब्बासी साहब भी हमारे साथ आ गए, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है 1 मिनट की। हम फौरी तौर पे वापस आ रहे हैं सिर्फ 1 मिनट के बाद, और फिर अब्बासी साहब से भी बात करते हैं, चांडियो साहब से भी, मलिक साहब से भी, ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे चांडियो साहब से। अब्बासी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया और भाई साहब प्राइम मिनिस्टर से मिल के आ रहे हैं, तो कुछ अहम खबरें इनसे भी लेंगे। लेकिन चांडियो साहब आप बात कर रहे थे। मैं कह रहा था मेंगल साहब की नाराजगी के पीछे एक तवील तारीख है। इन्होंने आकर कुछ नरमी का माहौल पैदा किया मियाँ साहब से, फिर इस हुकूमत के साथ भी उन्होंने एक शरायत या जो भी कहे, मैं इस वक्त ये नहीं कह रहा कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने कहा मायूस, अभी करीब करीब इन्होंने मायूसी का बयान दिया कि जो वादे हुए पूरे नहीं किए, ये नहीं किए, वो नहीं किए। असल में इनको ज़रूरत नहीं है, असल में इनको इस्तेमाल करते हैं, बाकी इनको ज़रूरत नहीं है। तो परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं है या पार्लियामेंट की हिमायत की ज़रूरत नहीं है, पार्लियामेंट की ज़रूरत, इनको बड़ा लेकर है ना अपना एक हिमायत है, ताकत है, उनका एहसास है उनको अपनी ताकत का। तो मेंगल साहब वालों, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, मेंगल साहब की ज़रूरत है या नहीं है, पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एक वफाक है, इसमें सिंध की और बलोचिस्तान की अपनी अहमियत है। आप इस अंदाज से उनको ना रोंदें। अगर इस अंदाज ये तरीक़ेकार अपना रहा कि सिंध की नुमाइंदा पार्टी को कोई हो न हो और उसको रगड़ना है, तो नतीजा अच्छा तो नहीं निकलेगा। बलोचिस्तान की ज़रूरत है, मेंबरों की नहीं है। आप अक्सरियत में वहाँ अपने बाप पार्टी बना ली है, भाई बाप तो रहेगा, बाप पार्टी तो रहेगी, लेकिन ये जो असल लोग हैं ये कहाँ जाएंगे? अच्छा, तो ये जो आप बार बार सिंध की भी बात जब करते हैं तो आप 18वीं तरमीम की बात करते हैं, नैब की, जैसे आज जरदारी साहब ने भी कहा, क्यों बार बार इस नैब के केसेस के अंदर भी इस बात का कोई आंसर है? देखिए मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया में है, हमारे में भी है, मजहबी लिहाज से भी, हर लिहाज से। अगर आप इंसाफ के मामले, एहतसाब के मामले में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करेंगे तो कौन मानेगा? भुट्टो साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने फैसला दिया है, हाई कोर्ट पंजाब पाकिस्तान की, उसने फैसला दिया है किसमें जुर्रत कि इस कोर्ट की नज़ीर दे, मिसाल दे सुप्रीम कोर्ट में? तो ऐसे फैसले की ज़रूरत क्या है? अगर तकाजे पूरे किए जाते और फिर भुट्टो साहब को फांसी आती तो फैसला, तो मिसालें तो दी जाती है। अभी जरदारी साहब ने भी ठीक कहा है। आप पुराने केसेस में, इनमें बीबी को केस सजा दी जनरल जस्टिस कयूम ने, तो रुका आपका फैसला, आपने उसको हटवाया। अभी भी ये कह रहे हैं, अभी ये नवाज शरीफ के मामला में आपके सामने जजेस आए, आसिफ साहब के भी मामले में अगर आप कानूनी तकाजे पूरे नहीं करेंगे, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करेंगे, दे दे सजाएं, दे दे सजाएं, पहले भी सजाएं, पहले भी जेल, लेकिन घबराहट नहीं होगी, इससे तलखियां बढ़ेंगी और तलखियां वफाक के लिए अच्छी नहीं होती। तलखियां वफाक के लिए अच्छी नहीं है। मलिक साहब, अब ये जो 200 एकड़ ज़मीन वाला मामला है, कनाल ज़मीन वाला मामला है मरियम नवाज साहिबा का, और कल वो जाएंगी भी कोर्ट के अंदर, तो क्या वो भी, मतलब अभी मैं परवेज रशीद साहब का बयान सुन रही थी, वो कहते कि नैब अपनी अफादियत और अपना अखलाकी जवाज़ जो है वो खो चुका है। जब भी केसेस पे बुलाया जाता है तो क्यों अपोजिशन ये कहती है कि अखलाकी जवाज़ ख़त्म हो गया इदारे का? देखिए आसमा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए, मैं तो इससे एक कदम आगे जाता हूं जो परवेज साहब कह रहे हैं। मेरे नज़दीक तो ये नैब एक आइन के साथ ज़िद है। नैब बेसिकली एक सियासी और जमहूरी किरदार के ख़िलाफ़ ज़िद है। नैब कंटिन्यूटी है उस प्रोडो और एब्डो की जो 1949 से धंधा शुरू हुआ है और आज तक है। अच्छा, नैब जो है वो इन एब्सोल्यूट नेगेशन है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय करदा कुछ बुनियादी असूलों की, और आइन के उस फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर की ये निगेशन है, जिसको बेसिकली आप देखें ना कि वो सारे क्रिमिनल प्रोसीजर के ख़िलाफ़ आपने सेफ गार्ड्स प्रोवाइड किए हैं। यानी आप कहते हैं कि मेरी एक फंडामेंटल राइट है कि आप मेरी लिबर्टी अदर देन प्रोवाइडिंग ए ड्यू प्रोसेस मुझसे नहीं छीनेंगे। ठीक। और उसी ड्यू प्रोसेस को अगर अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस बना दिया जाए तो फिर वो फंडामेंटल राइट की निगेशन है। बड़ी मोटी सी बात है इसमें। और नैब के अंदर जितनी डिस्क्रेशन है और वो जितनी आर्बिट्रेरी मैनर में यूज़ होती है, और एक ही जगह पे आपने मुज्तमे कर दिए हैं तमाम इख्तियारात, यानी प्रोसिक्यूटर भी आपने वहीं बना दिया, इन्वेस्टिगेटर भी वहीं बना दिया, जज भी वहीं बना दिया, अरेस्ट का इख्तियार जो किसी मैजिस्ट्रेट से इजाज़त लेने के बाद होना चाहिए नॉर्मली, वो भी आपने उन्हीं के इख्तियार में दे दिया। और फिर आजकल तो वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का रोल भी लेकर बैठे।
फिशिंग रोविंग इंक्वायरीज करते हैं कि आप सारा रिकॉर्ड लाकर हमारे आगे रख दें, उसमें से हम ढूंढ लेंगे। और फिर एक नई आजकल रविश पड़ गई है कि चीफ मिनिस्टर्स को बुलाएं। अब पहले शहबाज साहब को बुलवाया तो हमने समझा कि गालिबन क्योंकि ये एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट के खात्मे की इब्तदा है तो नैब एज ए टूल यूज़ हो रही है, तो ठीक है चलो देख लेते हैं। फिर जब मुराद अली शाह साहब को बुलाया तो तब हमने देखा कि ये तो बेचारे हमेशा से मजलूम हैं, इनके साथ ये धक्का होता रहे। सही कहा चांडियो साहब ने, कोई भुट्टो शहीद के जो कत्ल का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथों पे, आज भी इनके हाथों पे, कैसे पीछे फेंकेंगे उसे। लेकिन जब अब आज उस्मान बुज़दार को बुलवा लिया तो फिर तो मैं बिल्कुल आई हैव लॉस्ट माय फेथ इन इट। तो मैंने तो ये सोचा है कि गालिबन शायद स्टेट ऑफ पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ल से आज़ाद करने के लिए नैब काफ़ी है। आपको लगता है ये बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पे उनको बुलाया, और खास करके शराब के लाइसेंस नहीं, ये मैं ये समझता हूँ कि ये बेसिकली पॉलिटिकल क्लास को एज अ होल, चाहे उसमें अब ये इमरान खान हैं या कोई और हैं, ये नैब क्या मतलब, ये नैब ने एक, अब नैब ये पूछती है कि अच्छा चीफ मिनिस्टर ने ये फैसला किया कि ये फैसला है कि वो किसी जगह पे कोई प्रोजेक्ट कंसीव करते हैं, तो नैब ये पूछती है कि हम पहली जगह पर देखेंगे कि क्या ये उनको करना भी चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। दुरुस्त। कम ऑन, ये क्या मतलब, ये पार्लियामेंट का, असेंबली का पूरा जो उनके पास इख्तियार है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी स्कीम है कि इलेक्टेड लोगों का इख्तियार है, इलेक्टेड लोग गाली बनते जा रहे हैं और नैब के जरिए बन रहे हैं। ये वैसे बासी साहब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मलिक साहब का ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि साबिक सदूर, साबिक वज़राए आज़म, मौजूदा चीफ मिनिस्टर्स, ये सब लोग तो तलब किए जाते हैं, लेकिन नैब क्यों नहीं बुलाती इतने बड़े बड़े और केसेस के अंदर? ये सिर्फ पॉलिटिकल लोगों की नहीं बात करी, जो नॉन पॉलिटिकल केसेस हैं उनको क्यों नहीं बुलाती? आसमा, मैंने एक दफ़ा एक बयान किसी का सुना था कि जो सरकारी अफसरान हैं ये जब नौकरी पे होते हैं तो बड़े सख्त होते हैं, जो ये रिटायर होते हैं तो बड़े बड़े मुफक्कर, बड़े बड़े इनके ख्यालात आप सुने तो वो ऐसा जिस तरह ज़बरदस्त उनका एक दानिश्वर बन जाते हैं। यही मेरा सवाल मलिक साहब के लिए है कि 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, ये तकरीरें आप कर लेते, ये वही कानून था जो पहले था। 5 साल नून की हुकूमत थी, कोई एक लाइन भी अभी तक नैब के कानून में चेंज नहीं हुई। जितनी मीठी मीठी आपको इंसानी हकूक़ की और नैब की ज़्यादतियों की और नैब के पास जो इख्तियारात हैं उनकी जितनी अब तकरीरें आज कर रहे हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में और बड़ा इंप्रेसिव अंदाज है इनका, आई हैव टू अप्रिशिएट। या पहले भी कर लेते जब आपसे इख्तियार था, वो तो नहीं किया उन्होंने। वो मुक्का दोबारा से सुने ना, मैं तो मेरा और इस पे ख्याल हो रहा है, मैं सिर्फ इनकी बात याद कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि आज जो आपको मासूम लग रहे हैं, जरदारी साहब का आज उनकी वो इंडाइटमेंट हुई है, मरियम साहिबा पेश हो रहे हैं, आज आप इतना कुछ कर लें कि ये इस केस की हिस्ट्री चेक कर लें और मोहतरम जरदारी साहब के बारे में मुस्लिम लीग नून के अपने दौर के लगाए हुए इल्जामात और तकरीरें इनको सुना दें, इनको समझ आ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। जरदारी साहब का केस कब शुरू हुआ था? ये वाला ये तो अभी 2019 का है ना, ये पाकलैंड नहीं 2015 का 2008 में ये रिवाइव हुआ था और 1997 से इसका रेफरेंस जो मैंने आज पढ़ा है इसके बारे में, मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना, पुराना ये केस सारा केस है। हाँ। आपने जरदारी साहब को माफ क्यों नहीं कर दिया? आपको इतने इंसानी हकूक आज ही आपको तड़प है। सिंपल बात है जो एक आम बंदे की समझने की है कि जनाब जब ये भी दोनों पार्टियां फंस गई तो इनका हवाला देते हैं ये ज़ियाउल हक के दौर का, जब जजेस ने भुट्टो साहब को, जिसको सब लोग समझते हैं कि वो बड़ी नाइंसाफ़ी थी, उस दौर को आज के दौर से कंपेयर करके अपने बनाए हुए केसेस, अपने बनाए हुए कानून को हमारे गले डाल के खुद साफ सुथरे होके साइड पे होके ये उन्होंने भी ये कानून किसी के कहने पे बनाए थे चांडियो साहब, आप ये तो हमारे माने ना, ये पूरी कौम बाजमात ये था, ये जनरल मुशर्रफ ने बनाया था। ओहो, तो जब आपने उससे पहले बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो एहतसाब का इदारा था वो मियां साहब ने बनाया। हमें तो आप कहते हैं पता नहीं हम सिलेक्टेड हैं और पता नहीं, आप तो बड़े जबरदस्त बड़े साफ सुथरे इलेक्टेड थे, आपको अवाम ने लेके आए थे, खासकर मुस्लिम लीग नून की तो कोई हिस्ट्री नहीं है ना, यानी वो भी सिलेक्टेड थे और आप भी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं आप अपनी बात कर रहे हैं। हाँ। आप इतने जबरदस्त जमहूरी और अवामी लोग थे तो आप कर देते। आज आप किस मुंह से 10 साल गुजारने के बाद 20-22 महीनों की हुकूमत पे पॉइंट करते हैं? असल मसला क्या है? ठीक, उस वक्त इनका ख्याल था कि ये बेनज़ीर साहिबों को फोन करके उनको सजाएं दिलवाएंगे, इनका ख्याल था ये उनको फंसाएंगे,
آج غلطی سے دونوں پھنس گئے ہیں تو اب یہ سارا کیچڑ اچھال رہے ہیں کہ ہم کہیں پھنسے ہیں. اب زرداری صاحب کو جو 4.25 ارب کا کیس ہے یہ کو ہم نے بنایا ہے, جس میں مریم صاحبہ پھنسی ہوئی ہیں. یہ جو رمضان شوگر مل پہ آپ نے نالا بنایا تھا 60 کروڑ کا سرکاری پیسوں کا, وہ ہم نے کو کیس بنایا ہے. تو یہ باتیں آج ان کی بالکل میننگ لیس لگ رہی ہیں, بے معنی لگ رہی ہیں. پی ایم ایل این صرف میاں نواز شریف پہ اور مریم نواز کے اوپر جو کیسز تھے یہ ان کے دور میں ہی بنے, لیکن کیوں بنے یہ ایک اہم تو سوال. یہ پھر مسلم لیگ نون بار یہ ایک بار اہم معافی سوال مانگے ہے. کہ ہم کس کے کیا کہنے پہ کیا کرتے رہے, اور محترمہ کو پھنسانے کے لیے شہباز صاحب کیوں فون کرتے تھے جج صاحب کو allegedly. یہ بھی آپ کے آنے سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی. یہ باتیں کریں, چانڈیو پہلے صاحب قوم سے معافی مانگیں. ہاں. میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کو مولانا سے بھی معافی مانگی ہے, زرداری سے بھی معافی مانگی ہے, قوم سے معافی مانگیں. ہم نے بڑا غلط کیا, دوبارہ جائیں کو مکہ مدینہ سے ہو کے آئیں تو پھر ہم سے بات کریں. اپنے کیے ہوئے باتوں میں نے کو ملک دوسری صاحب پہ طرف بھی اس پہ لینا ہے, لیکن چانڈیو صاحب باتیں تو صداقت صاحب بھی ٹھیک کر رہے ہیں, مطلب غلط باتیں میرا تو نہیں خیال کر رہے. ہے ایمانداری کی بتاتا ہاں. ہوں, میں نجومی تو نہیں ہوں اور اتنا سینئر بھی نہیں ہوں ہاں. کہ پیشن گوئی کروں, لیکن ابھی انہوں نے خود کہا ہے کہ پی ایم صاحب سے مل کے آ رہے ہیں تو ان کو مبارکباد دے دیں. کیونکہ نہیں وہ میں لیکن میں روٹین میں آپ کو ملتا ہوں. میں سے بتا دوں, نہیں سوری, ہم روٹین میں ملتے ہیں اسپوکس پرسن. آپ کیوں نہیں مل سکتے, نہیں مل کے کیوں نہیں مل سکتے آپ کے. میں نے صرف اتنی تلخی آپ کی گفتگو میں کبھی نہیں تھی, اتنا خوش کرنے کا طریقہ اور اس انداز سے آپ تو ملنے کے بعد یہ ہوا ہے. میرے کو 20 سال میرے کو ایک عرصہ ہو گیا آپ سے پروگرام کرتے ہوئے, ایسا لہجہ تو کبھی آپ کا نہیں تھا, پر میں خوش ہوں گا. بہت سارے جو مرتخب نہیں ہیں وہ ہٹیں گے, اگر آپ ہو جائیں گی تو میں خوش ہوں گا. اور نوجوان آدمی ہے, کوئی اچھائی آپ بھی کر سکتے ہیں, امید تو کم ہے, لیکن اگر اچھائی ہو جائے تو اچھی بات ہے. میں ایک بات یہ جو کہنا چاہتا ہوں نا, یہ بہت غلط راستے پر ہے. وزیر اعظم صاحب بھی ایسا ہی بولتے ہیں, ان کے جس آدمی سے بھی سوال پر یہ جواب دیتے اجی انہوں نے یوں کیا تھا, اور یہ راستہ نہیں ہے تمہارا, ہم نے غلط کیا, پھر ابھی آپ بھی غلط کر رہے ہو, پھر ہم اپنی غلطی کا تو بھگت رہے ہیں, تو تیاری آپ بھی کرو نا. ہمارے تو خاندان کے خاندان آپ جیلوں اور کورٹوں میں لے آئے ہو, پھر آپ بھی تیاری کرو نا. آپ سمجھتے کیوں نہیں ہو ہم کہنا کیا چاہتے ہیں؟ چلو ایک سے غلطی ہوئی ہے تو بھلا آپ درستی کر لو, آپ بھی اسی راستے پہ چلو گے. یہ تو کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے. ہم بی بی کورٹوں کے دروازے پہ گئی, میرے دوست ہنستے تھے بی بی کے کورٹوں کے جانے پر, اور پھر کیا ہوا, میاں صاحب کی صاحبزادی کورٹوں کے دروازے پہ چلتی رہی. یہ راستہ کسی کو تو بند آپ کرنا کے ہو. خیال میں عمران خان صاحب بھی جائیں میں گے؟ یہ نہیں کہ اللہ نہ کرے وہ نہیں جائیں گے, وہ نہیں جائیں گے. کیوں ان نہیں کا جائیں گے؟ مطلب ان کا راستہ ایسا نہیں ہے کہ ہر بر کورٹوں پہ جائے. میں تو جو سیاسی لوگ آئیں گے میں ان کی بات کر رہا ہوں. اچھا. یہ راستہ کوئی اچھا تو نہیں ہاں, ہے, صحیح. کسی کو تو ٹھیک کرنا پڑے گا نا. اچھا, چانڈیو صاحب کو بڑا یقین ہے کہ وہ نہیں جائیں گے ملک صاحب. کرپٹ نہیں ہے, کیا الزام لگے. ہاں, وہ کہہ رہے کرپٹ نہیں ہے, ان کی فیکٹریاں ہیں, نہ ان کے کوئی بھائی بچے سیاست میں وہ لے جب جائیں ہیں. آپ کے قائد کی پوری فیملی سیاست میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ پنجاب میں کون کر رہا ہے؟ بچہ پنجاب کے بچے سے پوچھے, ایسے نہ کرنا. میں کسی اور فیکٹریاں ہیں, نہ ان کی شوگر ملیں ہیں, نہ ان کی لوہے کی ملیں ہیں, اس کے بغیر اتنی تباہی کر رہے ہیں. میں اور بات کرنے لگا, میں اور بات کرنے لگا تھا. آپ نے آپ پتہ نہیں کیوں غصہ ہے, بن جاؤ گے انشاءاللہ, ٹھیک ہو جائے گا. اتنی بھی وفاداری نہ کرو. میں اور بات کرنے لگا تھا, میں ہو سکتا ہے بن جائیں, اللہ کرے. میں تو اس میں کوئی بڑا شائستہ. اچھا, ویسے پچھلی دفعہ بھی آپ نے یہی بات کی تھی باعث صاحب کو, جب آپ تو آج بہتری ہوئی نا, آج بہتری ہوئی ہے نا, ملاقات مل کے آیا ہوں. اچھا, میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. بریک کے بعد ملک صاحب آپ کے پاس آتی ہوں کہ نیب کیوں بنا تھا, اس سے پہلے کیوں بنتے رہے ادارے اس طرح کے, اور کیا یہ غلطیاں سیاستدان دہراتے رہیں گے اس طرح کے, اور احتساب کیوں نہیں ہونا چاہیے. بریک کے بعد. اور مریم نواز جب کل آئیں گی تو وہ کیا سیاسی اپنی پولیٹیکل پاور کا بھی مظاہرہ کریں گی کہ نہیں؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ملک صاحب, اب کل کے بعد ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی خاموشی, کیونکہ کہا یہ جاتا تھا کہ وہ بولتی ہیں تو بولنے کی قیمت ہوتی ہے جو ان کو چکانی پڑتی ہے, تو کل تو ان کو بلا لیا ہے, خاموشی بھی ٹوٹے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کا اتحاد جو ہے وہ کب دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیں اس میں یہ دونوں ہی بڑے اہم سوال ہیں, کیونکہ ابھی جتنی بھی لینڈسکیپ ہے اس پولیٹکس کی, اس میں ایک بیانیے کا بھی مسئلہ رہا ہے کہ ایک مزاحمتی بیانیہ ہے جو
हर सूरत इस बात पे इसरार करता है कि कोई सिविलियन बालादस्ती की बात करता है या इस चीज़ की बात करता है कि वोट को आइन की इज्जत बालादस्ती हो, आप ऐसे कह लें, या वोट को इज्जत दो के बयानिए की बात करता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा मंसूब है मरियम बीबी के साथ। तो भी कल जब वो आती हैं और आके अगर वो पब्लिकली बात करती हैं तो वो मोर और लेस इस पूरे बयानिए को तकवीयत देगा। अच्छा, अब ये रही बात कि ऑपोजिशन का इत्तेहाद जो है, तो ये नेचुरली कुछ चीज़ों का एक फितरी रद्द अमल होता है। अच्छा, बेशक हम बड़ी मुख्तलिफुल ख्याल सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी के साथ मेरा सियासी नज़रिया, मुआशी नज़रिया, मेरी सियासी फ़िक्र बिल्कुल नहीं मिलती, लेकिन जो हुकूमत के इक़दामात हैं, जो अवाम कुश इक़दामात हैं, जो उनके आइन से मुनाफी इक़दामात हैं, तो जितनी भी जमहूरी क़ुव्वतें हैं वो सारी फितरी तौर पे इकट्ठी होंगी। जिस तरह का सियासी इंतकाम का आज रवाज है, ये शायद गालिबन आज से कुछ 40 साल पहले की बातें थीं जिनको लोगों ने सीखा, अपने तजर्बे से सीखा, और उसके बाद ये रिजॉल्व हुई चीज़ें कि इस तरह की विक्टिमाइजेशंस जो हैं अब वो सियासी नुकसान का बाइस बनती हैं। तो इन्होंने व्हील री इन्वेंट किया है तहरीक इंसाफ ने। ये बेसिकली वापस हमें वहीं पर ले गए हैं जहाँ से ये सारी बात शुरू हुई थी। जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि नैब का मामला एक आप आइसोलेशन में एज एन एक्ट अलोन नहीं देख सकते। ये नैब से पहले बड़ी सियासी खेप प्रोडाज में, एब्डोज में मुतासर की गई, यानी जो लोग अपनी सारी जिंदगी का तजर्बा और जिनको एक इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल माना जा सकता था, तो आज भी देख लें कि वो लोग जिनकी पॉलिटिक्स जो है वो एक तजर्बे की बुनियाद पे एक ऐसी जगह पहुंची कि जिनसे उन सियासी जमातों की, उन शख्सियात की उसको फिर दोबारा से एक नए ज़रिए और तरीके के साथ खत्म किया जा रहा है। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज को और खास करके पीएमएलएन को, मलिक साहब, मतलब पीएमएलएन ये कहती रही, यही बयानियां लेके जाती रही कि ये खेल बार बार होता रहेगा, सिविलियन गवर्नमेंट्स को टॉपल किया जाता रहेगा, पॉलिटिकल क्लास को जो है मिलाइन किया जाता रहेगा। पीएमएलएन अभी कॉम्प्रोमाइज्ड है इसके ऊपर, वो क्यों नहीं अब आ सकते? केसेस है बहुत सारे उनके ऊपर, वो खुल के इस बयानिए के ऊपर अब नहीं खड़े हो सकते जैसे 2 साल पहले। देखिए, मेरा ख्याल है कि इसको हम अगर इसी बात को हम एक दूसरे जाविये से कह लें, या इसको हम कि पीएमएलएन खामोश जो है, रादर हम ये अगर बात करें कि स्टेट का पूरा एक पुश है कि अगर कोई अपने हकूक की भी बात करे तो उसके हकूक को सल्ब किया जाए, तो उन हकूक को सल्ब किए जाने वाले इक़दामात पर बात करना आज जुर्म है। अगर आप बात करते हैं तो आप ये चांदू साहब फिर ये का शिकार हो जाते हैं। नहीं तो फिर तो ये चलता रहेगा इसी तरह से। मतलब अगर आप 70 साल की तारीख में देखें तो फिर ये चलता, फिर पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर क्यों ना हम ऑनर्स रखें कि उनके कॉम्प्रोमाइजेस की वजह से यहाँ तक जमहूरियत पहुंची है, जिसको हम जमहूरियत कह भी नहीं सकते। मेरे ख्याल में आज के अमल की बात की बाद में बात करते हैं, लेकिन माजी में ये तनकीद होती रही है और उसके कुछ हवाले आज भी मिलेंगे। एक हुकूमत, जमहूरी हुकूमत कमज़ोर होती है तो दूसरे उसके सामने खड़े हो जाते हैं, जी सानू मौका दो, जी सानू आजमाओ। आजमाने के लिए जब तक लोग आगे आते रहेंगे तो ये सियासी पार्टियों से वो मिसाके जमहूरियत में आपने ख़त्म किया, हमने किया। अब फिर तहरीक इंसाफ मैं इल्ज़ाम तो किसी पे नहीं लगाता कि किसने ख़त्म किया। एक तरफ मुआहिदा हुआ, दूसरी तरफ आकर उन्होंने दूसरा इत्तेहाद बना लिया और उसमें पीपल्स पार्टी से पूछा भी नहीं। पीपल्स, एक बात सारी पार्टियां मानती हैं, मीडिया भी मानती है कि पीपल्स पार्टी जितना बर्दाश्त करती है तनकीद को, पीपल्स पार्टी जितना नीचे चली जाती है मुल्क की, मफाहिम मत चलें, जो भी आप नाम तो उसका 100 दे सकते हो, ऐसा कोई नहीं कर सकती। हम अपनी अना का मसला बनाते नहीं। ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि भुट्टो को फांसी दो, हम आएंगे भुट्टो को फांसी देंगे। बीबी ने और बेगम साहब, बीबी नाराज थी, बेगम साहबा ने उनके साथ भी मुआहिदा किया कि आप आ जाए। बीबी नाराज हुई, बेनजीर साहबा, उन्होंने कहा नहीं, वो तदब्बर था। ज़ियाउल के सामने दूसरी केप थी ही नहीं। बेगम साहबा के शऊर और तदब्बर ने और बेनजीर साहबा के सब्र ने
दो कैंप बना दिए, एक ज़ियाउल्लाह का, एक जमहूरियत पसंदों का। हम जितना भी बर्दाश्त कर सकते हैं ना वो करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब देखें परसों बिल पर बिलावल साहब ने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया, हमने जो कुछ बातें की वो वापस नहीं लिए, हमने तरामी की और वो कबूल की गई, ठीक है। लेकिन बिलावल साहब ने जैसे गुफ्तगू की, उससे भी पहले वज़ीर ख़ारजा साहब खड़े हो गए। उन्होंने कहा मैं सलाम पेश करता हूँ बिलावल भुट्टो को और शहबाज शरीफ को, इन्होंने हमारी खातिर नहीं किया, पाकिस्तानी खातिर किया। ये कहकर आधे घंटे में फौरन हवाई रुख कब तब्दील कर दी असेंबली की। जरूरत क्या थी? ये मैं आपको सिर्फ एक जुमला कह दूं, बिलावल साहब जो तकरीर कर, आप मंगवा लो ना सर, वो तो चलाने के काबिल नहीं है जो कार्रवाई हुई है। बिलावल साहब को आप उसकी तकरीर सुने, पूरी पार्लियामेंट गौर से सुन रही थी। मैं कहता हूँ पीटीआई में अच्छे लोग हैं, पीटीआई में मोहब्बत लोग, वो सब सुन रहे थे। 4 आदमी थे, 4 आदमी ने जो वो कयामत बपा की है, सारा माहौल खराब। ये भाई साहब क्यों, ये कोई खास एजेंडा है कि आपने पार्लियामेंट को इज्जत नहीं देनी, आपने ऐसे लोगों को खड़ा करना है बार बार, जो कि एक मुफाहमत बनती है, फिजा खराब कर दी जाती है। परसों जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ, पाकिस्तान की आवाम को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि पूरा अटैक पार्लियामेंट के ऊपर हुआ और हुक्मरानों ने किया। 2 बातें मलिक साहब ने एब्डो और प्राडा की बात करते हैं, बड़े कुछ जालमाना कानून होंगे। ये बातों में एक सैफ और रहमान का एहतसाब की बात इसलिए नहीं करते कि वो उनको सूट नहीं करती पॉलिटिकली। चले जी, आपने नैब के खिलाफ हमें भी बड़ी शिकायत है। इमरान खान मैं करता हूँ वो बिल्कुल, आप कहा करें ना मियां, आप कहा करें मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में एहतसाब। ठहरे जी जी, एक सेकंड सुन ले। मैंने आपका बड़ा तसल्ली से सुनता हूं, मुझे तो कोई सैकड़ों बार सुन तो लेना, सैकड़ों बार मैंने ये कहा है कि एहतसाब एक्ट 1997 मुस्लिम लीग के कंधों पर बैगेज है। आप कहा करें मियां नवाज शरीफ साहब इस नई सियासत में अच्छी बात, इंतकामी एहतसाब की बुनियाद मियां नवाज शरीफ ने रखी है। इस तरह कहा गलत किया उन्होंने, लेकिन क्या वो ही गलत? आप उसको मेराज बख्श रहे हैं आज। मलिक साहब, अगर मैं अगली बात मैं भी कर लूं ना, मैं सिर्फ आपका एक पॉइंट, एक नुकता आपकी दरख्वास्त करना चाहता हूँ। अब दूसरी बात ये कि नैब के इख्तियारात और मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की बात चलें होती है, होगी। मेरे भी प्राइम मिनिस्टर साहब के नीचे एक MPA था, साबका वजीर था सब्तैन खान, वो भी बेचारा 3 महीने जेल काट के आया। मेरा एक दोस्त है अलीम खान, वो भी जेल काट के आया, और हमारे वज़ीर आला को भी बुलाया है 5 करोड़ के इल्ज़ाम में। लेकिन हम समझते हैं किसी मेरे वजीर को सज़ा होगी तो उसका अपना एक्ट हम अप्रिशिएट करेंगे कि प्रोसेस होना चाहिए। क्या नैब के इख्तियारात मिस यूज है? क्या मलिक साहब आप दिल पे हाथ रख के कर सकते हैं कि पाकिस्तान में सियासतदानों ने मिस यूज नहीं किया इख्तियारात, और जो लूट मार सियासतदानों ने किया? नहीं, सिर्फ छोड़ें, सिर्फ नहीं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, सिर्फ सियासतदानों ने। देखें, यहाँ जजेस का भी एहतसाब हुआ है, यहाँ जर्नैलों का भी एहतसाब कब हुआ है? जर्नैलों बहुत सारों को सजाएं हुई है। मैं आप पूरी डिटेल आपको, मेरे पास नहीं आती, तो मैं ऐसे ना करें ना, सुने ना, सियासतदानों का भी होना चाहिए, लेकिन जो ताकतवर है उनका भी होना चाहिए। नहीं होता कि सबका होना चाहिए, लेकिन मैंने अगर कोई चोरी की है तो मैं कहूँ मौला बाग साहब को पहले सजा दें, फिर मुझे दें, ये बात नहीं है। जो सियासतदानों ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके, यही मरियम साहब थी ना, आइन तोड़ने से बड़ा इख्तियार का क्या नाजायज? दोबारा वापस बात कर रही है, 2 wrong don't make 1 right। यही तो मैं आपसे पूछ रही हूं। सुन लेना, मरियम साहिबा का वो बयान चला दें कि मेरी पाकिस्तान में तो क्या, लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। कल मोहतरमा 200 एकड़ की जमीन जो उनके नाम 2014 में इंतकाल हुई है, उसका हिसाब देने आ रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इख्तियारात का इस्तेमाल सिर्फ नैब ने किया? इन सियासतदानों ने भी इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाया और उसको लूटा। मैं एक छोटी सी देख लेती हूँ मैं कल, और यही सवाल कि सियासतदान और खास करके अपोजिशन जो बार बार तहरीक की बात करती है, हुकूमत के हटाने की बात करती है, वो क्यों नहीं कर सकती? वो कितने कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? अपोजिशन में क्या दम है, खम है? इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मलिक साहब, आखिरी कुछ मिनट हैं, अपोजिशन जो है वो इकट्ठे नहीं हो पा रही, ये बात तो फैक्ट है। मौलाना नाराज़ हो गए, क्या करेंगे आप? मज़ाहमत कैसे करेंगे जब मसलहतें बहुत हैं? जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि ये इसका एक फितरी रद्द अमल होगा कि ये सारी अपोजिशन इकट्ठी हो जाएगी। ये हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, किसी एक नुक्ते पे मौलाना नाराज़ हो सकते हैं, किसी एक पे पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग हो सकती है,
उनकी को अपनी वजूहात हो सकती हैं जिस पर वो एक मौक़िफ़ रखें, तो ये फितरी तौर पे इस पूरी चीज़ का रद्द-ए-अमल ये होगा कि ये सारी अपोजिशन इकट्ठी होगी और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ इनका इकट्ठा होना ही सिर्फ एक अमल होगा कि जो काफ़ी होगा इस हुकूमत को घर जाने अच्छा, के लिए। तो आपको लगता है दूसरी कि जिससे पहले आप बात कर रही थी, जी। मैं सिर्फ एक जुमले में कहना चाहूँगा। जी इससे पहले आप बात कर रही थी ना, मतलब ऑनेस्टली मैं बड़ा रंजीदा हूँ, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि एक नैब का वो किरदार जिस तरह से चीफ मिनिस्टर्स को बेतौकीर किया जा रहा है, वो अक्रॉस द डिवाइड किया जा रहा है। इसी तरह पार्लियामेंट में मैं तो ख्वाहिशमंद था कि मैं वहाँ रज़ा रुबानियों को सुनूं, मौला बख्श चांडियों को सुनूं, मैं वहाँ पे एहसन इकबाल को सुनूं, मैं शाह महमूद को सुनूं। ठीक है, मुझे यार ये इन मुराद सईदों को सुनने के लिए तो हम वहाँ नहीं आए थे जिनको पता ही नहीं कि पार्लियामेंट क्या होती है, विद नो ऑफेंस टू एनीवन। इस तरह तो बड़ी ज्यादती है। ये तो ये एक सियासी जमात बेइज्जती को करनी हुई। अपनी सफ़ों में इस चीज़ को देखना चाहिए बिल्कुल कि क्या इम्पैक्ट उसका आ रहा है कि पार्लियामेंट की इतनी बेतौकीरी और ये ऑन पर्पस करवा रहे हैं, ये ऑन स्लॉट ये जो करवा रहे हैं। मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, सियासी लोगों में दरमियान इख्तिलाफ होता है। अपोजिशन भी तो जिम्मेदार हो कि चीजों को एक पैरेलल गवर्नमेंट होती है, शेडो गवर्नमेंट होती है, अमल का रद्द अमल होता है। सब लोग फरिश्ते नहीं, कादर पटेल साहब ने भी सब बहुत फरिश्ते नहीं। देखिए कादर पटेल मजबूर होकर बोले हैं, मजबूर। कादर पटेल की मिसाल देंगे आप, इस साहिबजादे की मिसालें आएंगी 100। आप इसको खड़ा करते क्यों, सवाल ये है। अच्छा, अभी उस दिन बड़ा उस दिन सुने यार, उस दिन इतना सुकून से नहीं मैं अच्छी बात कर रहा हूँ। ठीक है, उस दिन इतना सुकून से मामला चला, सारे मामला मुफाहमत हुआ, के साथ चल रहा आपके वजीर खारजा ने अपोजिशन को सलाम पेश किया, तो इसको क्या जरूरत थी आपको इसको खड़ा करने की? दो बातें हैं, दो नाम आपने मुराद सईद का नाम लिया और कादर पटेल का नाम लिया। मैं असेंबली में बैठा था, मुझे मुराद सईद की एक जुमला बता दें जो उसने किसी की ज़ात पे किया हो, सियासत में तनकीद कर सकते हैं। और कादर पटेल साहब का हर जुमला जू मानी और वो मनफी और वो प्रोवोकिंग इश्तियाल अंगेज होता है। ये बातें नहीं है, हमने माजी में मुस्लिम लीग नून से सुना ये मोहतरमा के बारे में आप कब तौकीर देंगे? मेरा नहीं ख्याल कि अगर तनकीद उसमें होती है, हमारा एक नैरेटिव है, हमारा बयानिया है कि पाकिस्तान पे करप्शन हुई है। अगर हम करप्शन पे बयानिए पे बात करते हैं, ये कि एक पार्टी चेयरमैन खड़ा हो और उसके साथ मुराद सईद साहब नहीं, मुराद देखें ना, हमारी चॉइस है, ये हुकूमत की चॉइस है कि हुकूमत किसको खड़ा करती है। हमारा सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट स्पीकर जो है वो मुराद सईद नहीं। हुकूमत है, बड़ा दिल होना चाहिए। नहीं